नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ममता अनु प्रताप स्टडी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट सेक्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसे पीटी मेंस हर जगह पूछा जाता है। यह साइंस से भी जुड़ा हुआ है, इससे काफ़ी स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग इसके कारण, प्रभाव, रोकथाम के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग होने के क्या कारण है, कैसे ये हमारे लिए हानिकारक है, और इसके रोकथाम के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन या ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंजिंग भी कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के तात्पर्य को देख लेते हैं। सामान्य अर्थों में ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी पर औसत तापमान में वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मतलब यही कि पृथ्वी का गर्म होना ही वैश्विक तापमान कहलाता है। औसत तापमान पृथ्वी की जो मानी जाती है वो 14 डिग्री सेल्सियस है। यदि तापमान में वृद्धि होती है तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। 1824 में जोसेफ फोरियर ने प्रथम बार ग्रीन हाउस गैसों की बात कही। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है उसे अब हम लोग देख लेते हैं। हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन हाउस गैस द्वारा इंफ्रारेड जो पृथ्वी पर आते हैं उनका अवशोषण होता है और वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। कहने का सेंस ये है कि ये जो प्रोसेस है जिसके कारण पृथ्वी का तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है, उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना है। मतलब ये कि ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग दोनों एक ही है। चलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट को एक बार से फिर से हम समझ लेते हैं। पृथ्वी और पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए एक गैसों का आवरण है जिसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। जब सूर्य से आने वाली प्रकाश पृथ्वी के इस वायुमंडल को क्रॉस करके पृथ्वी तक आते हैं तो पृथ्वी के सतह को टकरा करके वापस लौटते हैं। इस वापस लौटने के क्रम में कई तरंगे तो बाहर चली जाती हैं और कई तरंगे हमारे इस वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। तो इस वायुमंडलीय क्षेत्र में तापमान जो होता है वो बढ़ जाता है और इसी तापमान बढ़ने की घटना को ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया हमारा ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हम लोग देख लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्या क्या जिम्मेदार है, ऐसी कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें सबसे प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो सबसे भारी गैसों की श्रेणी में आता है और जब पृथ्वी से हमारे जो इंफ्रारेड टकराकर वापस लौट रहे होते हैं तो इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कैच कर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो या जलवाष्प हो या मीथेन हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, ओजोन हो, N2O हो, ये सभी गैसें जो होती है वो ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में आते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए न केवल ये गैसें जिम्मेदार हैं बल्कि प्रदूषण, वनों की अंधाधुंध कटाई, उद्योगों से निकलने वाला धुआं, ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इसके दो कारण हैं, एक प्राकृतिक कारण और एक मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण में गैसें जो होती है वो प्राकृतिक कारण में आ जाती है, वनों की कटाई ये मानवीय कारण है। तो एक तरफ से देखा जाए तो मानवीय कारण की वजह से ही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्लाइमेट चेंजिंग होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि पृथ्वी पर और मानव पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो वनों की अंधाधुंध कटाई से औसत तापमान में वृद्धि हो जाएगी। तापमान में वृद्धि होने के कारण जो हमारा जलवायु है उसमें परिवर्तन होगा, जिससे बाढ़, सूखा पड़ने लगेंगे, चक्रवात बार बार आएंगे। इस तरह से आपदा संबंधी घटनाएं भी घटित होने लगेंगे। तो क्लाइमेट चेंज इसका सबसे बड़ा कारण होगा। अब तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे। वो ग्लेशियर जो चट्टानों पर, पहाड़ों पर विशाल हिमखंडों के रूप में स्थित हैं जिनसे नदियां बहती हैं, तो ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगेंगे जिससे वे जिन नदियों में जाएंगे उस क्षेत्र में बाढ़ आपदा लाएंगे और जब वह समुद्र में जाएगा तो समुद्र की सतह को ऊपर उठा देगा जिससे समुद्र तल में वृद्धि हो जाएगी और छोटे छोटे द्वीप जो हैं, समुद्र के बीच में जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो सभी डूब जाएंगे। औसत तापमान में वृद्धि के कारण जैव विविधता भी समाप्त होने लगेगा। तो ये हो गया पृथ्वी पर प्रभाव। इसका सीधा सीधा संबंध मानव दर पर भी पड़ेगा, जिससे रोग, भूखमरी, आवास, कृषि, बाढ़, सूखा जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। अब जब यह इतना ही विनाशकारी है तो इसके लिए कोई प्रयास भी किए गए
बिल्कुल किए गए। आइए उन्हें भी हम देख लेते हैं। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर इतनी चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन पर्यावरण संरक्षण पर जरूर चर्चा की गई थी। एक हुआ 1992 रियो सम्मेलन, इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, जो कि ब्राज़ील में हुआ था। एक हुआ 1997 क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि जापान में हुआ। एक सम्मेलन हुआ 2015 COP21 पेरिस सम्मेलन। इस सम्मेलन में ये लक्ष्य रखा गया कि औद्योगिक क्रांति के पहले जो टेम्परेचर था उसमें 2% से ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देना है। ओके। एक सम्मेलन हुआ 2018 दिसंबर में COP24 पोलैंड के काटोवाइरस में। अब ये हो गया वैश्विक स्तर पर। अब हमें क्या करना चाहिए उसे हम देख लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, प्रदूषण ना करें, जल का संरक्षण करना चाहिए, बिजली अनावश्यक ना चालू करें। कुछ लोग के यहाँ तो एसी वगैरह दिन भर ऑन रहता है, उन्हें रूम ठंडा करने से बस मतलब है, इन्वायरमेंट में क्या फ़र्क पड़ रहा है उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया हमारा ग्लोबल वार्मिंग के तात्पर्य, कारण, प्रभाव और उसके रोकथाम। अब हम लोग देख लेते हैं अर्थ आवर। अर्थ आवर क्या होता है, छोटा सा टॉपिक है। प्रतिवर्ष मार्च महीने के अंतिम शनिवार को WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यह एक संस्था है जिसके द्वारा जलवायु परिवर्तन के संबंध में जागरूकता के उद्देश्य से 8:30 से 9:30 तक, मतलब 1 घंटे तक बिजली बंद रखना होता है। ये किस लिए किया जाता है? लोगों को कार्बन उत्सर्जन के प्रति जागरूकता करने, सचेत करने के उद्देश्य से ये ऐसा किया जाता है। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में की गई थी। अब ये धीरे धीरे सभी जगह ये मनाया जाता है। तो ये हो गया हमारा आज का ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक। ये आप लोग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।